नमस्कार साथियों आपने देखा होगा दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसी दुश्मनी है। अब इस दुश्मनी की कई वजह है। एक तो उन्हें यह लगता है कि इतिहास में सभी उत्तर भारत के राजाओं ने दक्षिण भारत के राजाओं पर हमला करके उन्हें गुलाम बनाया। दूसरा, उनको लगता है कि उत्तर भारत के लोग अपनी भाषा और कल्चर फैलाकर उनके भाषा और कल्चर को मार रहे हैं। इसके अलावा एक मेन रीजन ये भी है कि सत्ता और राजनीति पर उत्तर भारत के लोगों का ज्यादा दबदबा है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है। परंतु इनके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने आप को मूल हड़प्पावासी समझते हैं, जिन्हें आर्यों ने हमला करके दक्षिण में भगा दिया। और यही वजह है कि वो लोग अपने आप को इस देश का मूल निवासी कहते हैं और उत्तर भारत के सभी लोगों को आर्य समझकर उनसे नफरत करते हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल झूठ लगती है। दरअसल मेरा ये मानना है कि जब आर्य भारत में आए तो हड़प्पा ऑलरेडी नष्ट हो चुकी थी और वो उसके 100-200 सालों के बाद भारत में आए थे। अब इस वीडियो में मैंने हड़प्पा के पतन के कारणों का डिटेल में विश्लेषण किया है, ताकि द्रविड़ और आर्यन की लड़ाई को रोक सकूं और हड़प्पा के वास्तविक पतन का कारण लोगों को समझा सकूं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हड़प्पा के पतन के कारणों पर बात करते हैं। मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के 5 कारण बताए जाते हैं: सिंधु नदी का रास्ता बदलना, भूकंप, बाढ़, आर्यों का आक्रमण और महामारी। अब अगर मैं बात करूं सिंधु नदी का रास्ता बदलने या सूखे की वजह से हड़प्पा के नष्ट होने की, तो मुझे ये कारण गलत लगता है। दरअसल सिंधु नदी ने इतिहास में 16 बार रास्ता बदला है, और अगर केवल रास्ता बदलने से सभ्यता नष्ट होती तो वो शुरू में ही 15 बार रास्ता बदलने पर नष्ट क्यों नहीं हुई। दूसरा, अगर सिंधु नदी रास्ता बदलती है तो हड़प्पा वाले अपने नए घर उसके नए रास्तों पर बना सकते थे। इससे केवल उनकी जगह बदलनी चाहिए थी, ना कि वो नष्ट होने चाहिए थे। तीसरा, ये सभ्यता भले ही सिंधु नदी के किनारे बसनी शुरू हुई हो, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पर फैल चुकी थी कि अब केवल किसी एक नदी के भरोसे नहीं थी। इसके अलावा अगर ये नदी सूख भी जाती तो ये लोग दूसरी जगह जाकर दूसरी नदियों के किनारे भी अपने शहर बसा सकते थे। परंतु हड़प्पा जैसे शहर दोबारा कहीं नहीं बसे, जो इस बात का सबूत है कि इन लोगों को अपनी जगह छोड़ने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये सब के सब वहीं पर मारे गए। तो सिंधु नदी के सूखने या रास्ता बदलने की वजह से हड़प्पा के नष्ट होने की बात मुझे किसी भी तरह तार्किक या संभव नहीं लगती। अब अगर मैं बात करूं भूकंप या बाढ़ के द्वारा नष्ट होने की, तो ये बात सच है कि जब बाढ़ भूकंप आते हैं तो पूरा का पूरा गांव बह जाता है। परंतु ये बात भी सच है कि वो पूरा का पूरा गांव नष्ट नहीं होता, कुछ लोग फिर भी जिंदा बच जाते हैं। और आप मुझे इतिहास की एक भी घटना दिखा दीजिए जहाँ भूकंप, बाढ़ या सूखे की वजह से पूरी सभ्यता नष्ट हुई हो और उसका नामो निशान मिट गया हो। साथ ही कोई छोटा मोटा शहर हो तो मैं मान सकता हूँ भूकंप बाढ़ से नष्ट हो गया होगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कोई छोटा मोटा 1-2 शहर या गांव नहीं थे। ये पूरे पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान तक फैली हुई थी। और ये संभव ही नहीं है कि इतने बड़े क्षेत्र में कोई बाढ़ या भूकंप आए और ये पूरी तरह नष्ट हो जाए। अब बात करते हैं आर्यों के आक्रमण द्वारा हड़प्पा के नष्ट होने की। देखिए, पहली बात तो हड़प्पा की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी, और इतनी बड़ी जनसंख्या को खत्म करने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख लोगों की आर्मी चाहिए होती है। अब अगर आर्य 10 लाख होते जिन्होंने आते ही हड़प्पा पर हमला करना शुरू कर दिया, तो इतनी बड़ी जनसंख्या कहीं से तो आई होती। मतलब जिस प्रकार सिकंदर केवल 17,000 सैनिक लेके आया था और उसकी यूनान में पूरी सभ्यता थी, उसी प्रकार अगर आर्य भी हड़प्पा पर हमला करने आए होते तो कहीं ना कहीं उनके भी 400-500 छोटे मोटे गांव तो होने चाहिए थे। परंतु ऐसा कहीं भी कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरा, वर्ल्ड वारों को छोड़कर हमें इतिहास में कभी भी 10 लाख लोगों की आर्मी के आपस में लड़ने की घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं। तो जब हड़प्पा से ज्यादा विकसित होने के बावजूद आज के समय में इतनी बड़ी आर्मी आपस में नहीं लड़ती, तो ये सोचना ही मूर्खता है कि उस समय इतनी बड़ी आर्मी आपस में लड़ी होगी। तीसरा, हड़प्पा आर्यों से ज्यादा विकसित सभ्यता थी। उन्होंने ईंट, तांबा और नगर में रहने की व्यवस्था का विकास भी कर लिया था, जबकि आर्य केवल एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर इनकी लड़ाई होती भी तो उसमें हड़प्पा की जीत होनी थी, क्योंकि ज्यादा विकसित सभ्यता हमेशा कम विकसित सभ्यता को हराती है। चौथा, चलिए मान लिया किसी तरह आर्यों ने हड़प्पा पर हमला किया और उन सबको युद्ध में हरा भी दिया, तो अब आर्यों को उन लोगों को गुलाम बनाकर उनके शहरों पर राज करना चाहिए था, ना कि उन सबको मारकर उनके शहर मिट्टी में दबा देने चाहिए थे। मतलब आप खुद सोचिए, एक राजा दूसरे पर हमला क्यों करते थे? युद्ध में उसके भी पैसे और सैनिकों की बर्बादी होती, तो जाहिर सी बात है उसने किसी न किसी फायदे में ही आक्रमण किया होगा। तो इसमें कौन सा फायदा है कि मैं अपने आधे सैनिकों को मरवाकर दूसरे पर हमला करूं और जीतने के बाद उनके सारे लोगों को मार के उनके शहरों को मिट्टी में दबा दूं और उन पे राज भी ना करूं? इतिहास में आप मुझे एक भी घटना दिखा दो जब जीतने वालों ने हारने वालों पे राज ना किया हो, या उन लोगों को केवल मारकर उनका नामो निशान मिटाने के लिए उन पर हमला किया हो। पांचवा, साउथ इंडिया वाले कहते हैं कि वो मूल हड़प्पावासी थे जिन्हें आर्यों ने मार के दक्षिण की तरफ भगा दिया। तो भाई यहाँ मुझे ये बताया जाए, अगर वो वास्तव में हड़प्पावासी थे जिन्हें आर्यों ने साउथ में भगा दिया, तो वहां जाने के बाद क्या उन्हें वैसे ही नगर या घर नहीं बसाने चाहिए थे जो हड़प्पा में उन्होंने बनाए हुए थे? मतलब सिर्फ जगह से भगाया था, उनका सारा ज्ञान, योग्यताएं और कुशलताएं तो उनसे नहीं छीनी थी ना।
तो उन लोगों ने साउथ में जाकर बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर नाप और नक्शे के पक्की ईंटों के घर और नगर क्यों नहीं बनाए जैसे हड़प्पा में बने हुए थे। इन सब का केवल एक ही मतलब हो सकता था कि वो लोग हड़प्पा वासी थे ही नहीं और उनको वो सब चीजें पता ही नहीं थी जो हड़प्पा वालों को पता थी। दरअसल साउथ इंडिया के लोग भी आर्यों की तरह घुमक्कड़ रहे होंगे जो खाने की तलाश में भारत आए थे और आर्यों के आने के बाद वो थोड़ा नीचे जाकर साउथ में बस गए होंगे। अब एकमात्र कारण जो मुझे हड़प्पा के अंत का लगता है वो यही है कि कोई ना कोई बीमारी आई होगी जिसने हड़प्पा का नामो निशान तक मिटा दिया और इस बात के सबूत हम इतिहास में भी देख चुके हैं। सिकंदर के भारत से लौटने की वजह यही थी कि उसकी सेना में बीमारी आ गई थी जिस वजह से उसकी आधे से ज्यादा सेना या तो मर गई थी या बीमारी की वजह से इतनी कमजोर हो गई कि लड़ने योग्य नहीं रही। और बीमारी किस प्रकार पूरी सभ्यता का नामो निशान मिटा सकती है इसका अंदाजा हम कोरोना काल में लगा चुके हैं। साथ ही पूरी सभ्यता आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करती थी तो एक से बीमारी दूसरे को फैलती चली गई और धीरे धीरे पूरी सभ्यता का अंत हो गया। और जब आर्य भारत में आए तो ये सब मर चुके थे और इनके शहर मिट्टी में दफन हो चुके थे जिस वजह से इनके बारे में उन्हें पता ही नहीं चला। वरना आप लोग खुद सोच के देखिए, अगर उनको हड़प्पा के मरे हुए लोगों के पक्के घर और मकान मिलते तो वो लोग अपने कच्चे घास फूस के घर बनाकर क्यों रहते। तो तार्किक आधार पे मुझे केवल यही एक कारण लगता है हड़प्पा के नष्ट होने का। इसके अलावा बाकी सभी कारणों में कोई ना कोई कमियां जरूर हैं। इसके अलावा एक और कारण है जो आज तक किसी ने नहीं बताया लेकिन मुझे लगता है कि उस वजह से भी हड़प्पा नष्ट हुई होगी और वो है एलियन अटैक। आप लोग इस बात पर मेरा मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि मैंने पहले भी अपने कई दोस्तों से इस बारे में चर्चा की है और उन सब ने मेरा मजाक ही उड़ाया है। लेकिन 10% मुझे ऐसा जरूर लगता है कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर एलियन आए होंगे जिनका किसी न किसी बात पर इंसानों से युद्ध हुआ होगा और उन्होंने मानव जाति को खत्म कर दिया। अब मुझे क्यों लगता है हड़प्पा को एलियनों ने नष्ट किया होगा, तो इसके कई कारण हैं। एक तो हड़प्पा के साथ साथ मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता भी इतनी विकसित थी जिसने लेखन, नगरीय और बाजारीय व्यवस्था का विकास कर लिया था। अब हड़प्पा के साथ साथ मेसोपोटामिया भी अपने आप नष्ट हो गई और कोई नहीं जानता कैसे। ये दोनों ही अपने समय की सर्वश्रेष्ठ और उन्नत सभ्यता थी। किसी आदिवासी कबीलों द्वारा इन पर हमला करके इन्हें नष्ट करना संभव ही नहीं था। अब ये दोनों सभ्यताएं आपस में व्यापार करती थी तो जरूर किसी एक सभ्यता में जानलेवा बीमारी फैली होगी जो व्यापार के द्वारा दूसरे में फैल गई और इसी तरह दोनों का नामो निशान मिट गया। अब ये बीमारी प्राकृतिक भी हो सकती है जो अपने आप फैली हो, लेकिन ज्यादा संभावना मुझे लगता है कि जरूर एलियनों ने कोई वायरस छोड़ा होगा, क्योंकि अगर ये प्राकृतिक होती तो दोनों सभ्यताएं बहुत पहले इसकी चपेट में आ गई होती और इतनी ज्यादा विकसित ना होती। ऊपर से प्राकृतिक बीमारियां हमें केवल बीमार करती हैं, पूरी तरह नहीं मिटाती, क्योंकि धीरे धीरे हमारा शरीर उनके आदी हो जाता है। परंतु लैब में तैयार किया गया कोई वायरस इतना तेजी से असर करता है कि हम लोग समझ नहीं पाते और पूरी सभ्यता देखते देखते नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर एलियनों ने ही लैब में कोई वायरस बनाया होगा जिसे छोड़कर उसने हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं का अंत कर दिया। तीसरा, आदिमानव प्राचीन काल से ही एलियन और दूसरी दुनियाओं की ड्राइंग बनाता रहा है। परंतु लोग कहेंगे हो सकता है ये इंसानों की ड्राइंग हो, क्योंकि उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी इसीलिए एलियनों जैसी बन गई होगी। तो चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, लेकिन आपको पता हो तो 1963 में इटली के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष ढूंढे गए हैं जो आज से 13,000 साल पुरानी सभ्यता थी। अब इन स्ट्रक्चरों पर छीनी हथौड़े से बिच्छू और बाकी जानवरों के फोटो बनाए गए हैं जो उस समय के लोगों द्वारा बनाया हो, ये संभव नहीं लगता। दूसरा, मैं ये मान भी लूं कि चलो किसी तरह उन्होंने अपने नुकीले हथियारों से ये आकृतियां बना दी होंगी, परंतु वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब उन्होंने इस बिच्छू को अंतरिक्ष के बिच्छू तारामंडल से मिलाया। जैसे इस बिच्छू को अंतरिक्ष के स्कॉर्पियो तारामंडल से मैच किया गया तो पता चला ये आकृतियां इस पर ऐसे ही नहीं बनाई गई, बल्कि ये अंतरिक्ष का एक स्टार मैप है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये स्टार मैप जरूर उन एलियनों का एड्रेस होगा जो धरती पर आए थे और उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाए होंगे। अब मैंने ये भी सोचा था कि ये एक तुक्का भी हो सकता है, क्योंकि आदिवासी अंतरिक्ष में सितारों को ही देखते रहते थे और उनकी अलग अलग आकृतियों के हिसाब से जमीन पर आकृतियां बनाते थे। परंतु सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब आसपास की खुदाई की गई और पता चला कि वहां पर ऐसे एक नहीं बल्कि पूरे 43 खंबे हैं जिन पर अलग अलग स्थितियों पर ये आकृतियां बनी हुई हैं। दरअसल पृथ्वी के घूमने की वजह से सितारों की स्थिति बदलती रहती है, जिस वजह से उन्होंने इतने वल्चर स्टोन बनाए ताकि हर एक स्थिति में उस खास स्टार मैप को देखा जा सके और उसकी ठीक लोकेशन का भी पता लगाया जा सके। अब इन सभी बातों से स्पष्ट है कि जिन्होंने भी ये स्ट्रक्चर बनाए वो काफी विकसित सभ्यता थी, क्योंकि उन लोगों को तारामंडल, कैलकुलेशन, भाषा, नक्षत्र आदि सभी चीजों का अच्छी तरह ज्ञान था, जो कि आदिवासियों के बस की बात नहीं लगती। इसके बाद एलियनों का अगला सबूत तब सामने आया जब 1972 में फ्रांसिस पेरिन नाम के आदमी को ऐसा न्यूक्लियर टुकड़ा मिला जिसका फ्यूजन 200 करोड़ साल पहले हो चुका था। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन अपने आप नेचर में नहीं होता, बल्कि इसके लिए बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर चाहिए जिसमें एक भी बैक्टीरिया ना हो। साथ ही और भी बहुत सारी शर्तें होती है जो केवल न्यूक्लियर रिएक्टर में लैब के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है, ना कि नेचर में अपने आप।
जिसको भी इस टुकड़े के बारे में जानना है, मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो यहाँ से इस वीडियो को देखकर इसके बारे में अच्छे से जान सकता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार तो 1942 में हुआ था, तो आप सोचिए 200 करोड़ साल पहले किसने इस टुकड़े का न्यूक्लियर फ्यूजन किया होगा। अब इसकी दो ही संभावना हो सकती है, या तो किसी ने फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके इस टुकड़े को पास्ट में रखा है, या फिर एलियनों ने 200 करोड़ साल पहले अपने ग्रह पर इसका न्यूक्लियर फ्यूजन किया और अपने साथ पृथ्वी पर ले आए। और एलियनों का सबसे बड़ा सबूत तो अभी मैक्सिको की संसद में दिया गया था, जब वहां के सांसद 2 मरे हुए एलियनों की डेड बॉडी लेकर आए। तो इस प्रकार इन सब सबूतों के आधार पर मुझे लगता है कि इतिहास में एलियन रहे होंगे और उन्होंने ही कोई बीमारी फैलाकर हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं का अंत किया होगा। अब आर्यन और द्रविड़ दोनों ही हड़प्पा से दूर जंगलों में रहते होंगे, इसीलिए वो इस बीमारी से बच गए। तो मैंने हड़प्पा के पतन के कारण अच्छी तरह समझा दिया है और यह बता दिया है कि द्रविड़ और आर्यन दोनों ही विदेशी थे, जिनका हड़प्पा से कोई संबंध नहीं था। अब रही बात उत्तरी भारतीय राजाओं के दक्षिण भारतीय राजाओं पर हमला करने की, तो इसके लिए आप उत्तर भारत के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दरअसल उस समय उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, सभी राजा ऐसे मतलबी और घटिया थे जिन्हें बस अपनी सल्तनत बढ़ाने और अपनी मौज मस्ती से मतलब होता था। उन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। और ये किस्मत की बात है कि उत्तर भारत ज्यादा बड़ा था, तो हमेशा उत्तर भारत के राजाओं ने दक्षिण भारत के राजाओं पर हमला किया, वरना अगर दक्षिण भारत बड़ा होता तो वो राजा फिर उत्तर भारतीय राजाओं पर हमला करते। और रही बात देश की राजनीति या उत्तरी कल्चर और भाषा द्वारा साउथ कल्चर और भाषा को मिटाने की, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी केवल आपका एक भ्रम है। दरअसल एक देश में या किसी भी जगह पर जो चीज ज्यादा संख्या में होती है, उसी के हिसाब से पॉलिसियां बनती हैं ताकि काम करने में आसानी हो। अब उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से देश की राजनीति या भाषा उत्तरी भारत के लोगों के हिसाब से ली गई, ना कि दक्षिणी भारत के लोगों के हिसाब से। इसके पीछे मेन मकसद दक्षिण भारत के लोगों का शोषण करना नहीं, बल्कि काम को सुविधाजनक बनाना था। अगर दक्षिण भारत के लोग संख्या में ज्यादा होते तो फिर उनका राजनीति में हस्तक्षेप ज्यादा होता और उन्हीं की भाषा ली जाती। तो ये जो आप लोग समझते हैं कि जानबूझकर उत्तर भारत के लोगों ने आपसे आपका कल्चर छीन लिया, भाषा छीन लिया, आप लोगों पर अत्याचार कर दिया, ये वास्तव में केवल नेताओं द्वारा आपको भड़काया जा रहा है। दरअसल ये जो द्रविड़ और आर्यन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जबरदस्ती नेताओं और राजाओं के द्वारा हम लोगों पर थोपा गया है, ताकि हम यूं ही टुकड़ों में बंटकर आपस में लड़ते रहे और कभी एक ना हो सके। अब इन सब के अलावा मैं आर्यन और द्रविड़ की लड़ाई का एक और बड़ा कारण मानता हूं, और वो है हम खुद। दरअसल जो तार्किक होते हैं वो ये बात समझते हैं कि दो लोगों की आदतें, व्यवहार, विचार, भाषा वगैरह अलग अलग हो सकती है, इससे हमें एक दूसरे से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बल्कि वो लोग तो इस चीज को कुछ ना कुछ नया सीखने और समझने का अवसर समझते हैं और उन लोगों के पास जाकर और ज्यादा उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। जबकि जिन लोगों को एक दूसरे से लड़ना होता है, उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए अपने आप को दूसरे से अलग दिखाने का, और फिर अपने आप को उससे श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ना चाहते हैं। और चलो जाति, धर्म या इतिहास में हुए शोषण के आधार पर अलग होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई थी जब पता चला तेलुगु बोलने वालों ने अपनी अलग भाषा के आधार पे अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना लिया। मतलब ये चीज मेरी समझ से परे है कि कोई किसी से केवल इसलिए नफरत कैसे कर सकता है कि वो उसकी भाषा नहीं बोलता। तो अंत में मैंने यही जाना है कि जो द्रविड़ और आर्यन की लड़ाई है, उसका असली कारण हड़प्पा राजा या नेता नहीं, बल्कि लोग खुद हैं। दरअसल लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए थी, तो राजा और नेताओं ने उन पर द्रविड़ और आर्यन की सोच थोप दी। तो भाई तुम नेता या ब्राह्मणों को आपस में बांट कर लड़ाने का जिम्मेदार बता सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम लोग खुद ही लड़ना चाहते थे, उन्होंने तो बस मौके का फायदा उठाया। खैर मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि ये देख चुका हूँ, जिसको आपस में लड़ना है वो लड़ेगा ही, चाहे कितना भी समझा लो। और जो प्यार से रहने वाले हैं उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही प्यार से रहते हैं। तो इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।